नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी सरकार का रुख साफ किया है। तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है, भारत सरकार किसान से वार्ता करने को तैयार है। रिपील यानी निरस्त करने को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेगा। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पद से हटाने की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधान पार्षद एएच विश्वनाथ ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने 21,473 करोड़ रुपए की निविदा को बिना वित्तीय मंजूरी के जल्दबाजी में तैयार किया और इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने येदियुरप्पा के बेटे और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष BY विजेंद्र पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। विश्वनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिंचाई विभाग में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका तैयार किया गया, जो भद्रा अपर नहर परियोजना और कावेरी सिंचाई परियोजना से संबंधित है। कोई वित्तीय मंजूरी नहीं ली गई, बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, ये जल्दबाजी में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे 2014 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने दावा किया कि एक अज्ञात शख्स ने सिग्नल ऐप पर उन्हें धमकी दी। उन्होंने राज्य के डीजीपी विवेक जौहरी से निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि रिकॉर्डेड टेलीफोन बातचीत और सिग्नल पर आईएएस ऑफिसर्स के ग्रुप पर चैट लीक करने के मामले में जांगिड़ को नोटिस जारी किया गया था। डीजीपी को दी शिकायत में जांगिड़ ने लिखा, रात करीब 11:50 पर उनके एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा गया कि यदि अपना और परिवार का भला चाहते हो तो 6 माह की छुट्टी पर चले जाओ। आईएएस अधिकारी ने लिखा कि व्यापम मामले में व्हिसल ब्लोअर की तरह मैं अपने और परिवार के लिए खतरा महसूस कर रहा हूं, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। दिल्ली हिंसा मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पूरे देश पर असर पड़ेगा। दिल्ली हिंसा मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को गुरुवार रात जमानत पर रिहा किया गया है। यह नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में भड़के दंगों से कथित संबंध को लेकर पिछले 1 वर्ष से जेल में थे। कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और उसका पूरे देश पर प्रभाव हो सकता है। हम इस मामले में नोटिस जारी करना चाहेंगे। इसके साथ ही तीनों एक्टिविस्ट देवांगना, आसिफ, नताशा नरवाल की जमानत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करने को तैयार हो गया है। तीनों एक्टिविस्ट को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण शहरों से गांव की तरफ बहुत तेजी से फैला। राजस्थान के कुल कोरोना केसों में से 40% गांव में थे और ग्रामीण इलाकों में मौतें 53% भी बहुत ज़्यादा हुई है। चिकित्सा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना के मामले में केसों को चयनित करना, खासकर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ लोग अपनी बीमारी बताने से डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर उनमें कोरोना के लक्षण मिले तो उन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और परिवार से नहीं मिलने देंगे। इस मानसिकता के कारण ग्रामीण इलाकों में कोरोना की अंडर रिपोर्टिंग हुई, जिसकी वजह से महामारी के और फैलने की आशंका बनी रही। लेकिन 22 साल के विप्र गोयल ने जब ये देखा कि महामारी इतने खतरनाक तरीके से फैल रही तो उन्होंने कुछ करने की अपने मन में ठान ली। विप्र ने एक ऐसे ऐप का आविष्कार किया जिससे कुछ हद तक इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना कवच साथी एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसके जरिए कोविड की पहचान हो सकती है, लेकिन ये काम केवल कोरोना की पहचान करने तक सीमित नहीं रहे। विप्र ने कोरोना कवच साथी की टीम बनाई जिन्होंने घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया, ये जांचा कि कितने लोगों को कोरोना के लक्षण है और फिर उन तक दवाई पहुंचाई गई। अगर इलाज के बावजूद लोग स्वस्थ नहीं हुए तो वॉलंटियर्स ने ऐप से लोगों को चिन्हित करके RT-PCR टेस्ट भी करवाए। देश भर में कोरोना लॉकडाउन के बाद भी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया है।
इस दौरान लोगों ने खादी पोर्टल के जरिए खादी के मास्क, खादी फुटवियर, खादी प्राकृतिक पैंट और खादी हैंड सैनिटाइजर आदि सामानों की जमकर खरीदारी भी की। वर्ष 2020-21 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 95,741.74 करोड़ रुपए का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया। पिछले वर्ष 2019-20 में खादी ने 88,887 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। पिछले वर्ष के मुकाबले खादी ने इस वर्ष कारोबार में करीब 7.71% की वृद्धि दर्ज की है। 2020-21 में खादी ग्रामोद्योग का रिकॉर्ड प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पिछले साल 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के चलते उत्पादन गतिविधियां 3 महीने से अधिक समय तक बंद रही थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।